विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हम कर रहे थे पूर्व मध्यकालीन राजवंशों के बारे में। अगला राजवंश जो है वो मालवा के परमार वंशी राजपूत है। कौन? मालवा के परमार वंशी राजपूत, द परमार डायनेस्टीज ऑफ मालवा। तो मालवा के परमार वंशी राजपूत वंश का जो संस्थापक था वो उपेंद्र था या कृष्णराज था। कौन? उपेंद्र या कृष्णराज। इसकी जो उपाधि थी वो थी द्विज। द्विज मतलब दो बार जन्म लेने वाला। द्विज वर्ग रत्न। द्विज वर्ग रत्न। द्विज मतलब होता है दो बार जन्म लेने वाला, एक बार माता के गर्भ से, एक बार उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है। अगला वंश की उत्पत्ति जो है वो बताया जाता है कि यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न ब्रह्म छत्र हैं ये लोग। कौन है? यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न ब्रह्म छत्र। इस वंश की राजधानी जो थी वो उज्जैनी, और बाद में राजा भोज के समय पढ़ते हैं आप धार, धारावर्ष या धार। धार किसकी राजधानी थी? एक बार इतना ही क्वेश्चन पूछा यूपी वालों ने। क्या पूछा? कि धार किसकी राजधानी थी? राजा भोज की। धारावर्ष जिसको बोलते थे। ठीक है। पहले कहां थी इनकी राजधानी परमारों की? उज्जैनी। उज्जैनी क्षिप्रा नदी के तट पर है। महाकालेश्वर का मंदिर है उज्जैनी में। अगला अधीनस्थ सामंत किनके थे? ये राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामंत थे। परमार किनके सामंत थे? राष्ट्रकूटों के सामंत थे। उदयपुर को किसने बसाया? उदयादित्य ने बसाया। उदयपुर को किसने बसाया? उदयादित्य ने बसाया। प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो सियक द्वितीय। सियक सेकंड या श्रीहर्ष। सियक द्वितीय जो है वो 949 से लेकर 973 एना डोमिनी के बीच में है। परमारों का गौरवशाली युग किसके समय में माना जाता है? तो वाकपति मुंज के समय माना जाता है, जो राजा भोज का चाचा है। वाकपति मुंज 973 से लेकर 995 ईस्वी। ठीक है। वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो राजा भोज था, जो 1000 से 1055 एडी के बीच में शासन करता है। वंश के प्रारंभिक शासक जो हैं वो कौन है? वैरी सिंह प्रथम है, सियक प्रथम है, वाकपति प्रथम है और वैरी सिंह द्वितीय है। मालवा की पूर्ण विजय किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1305 में की गई थी। कब? 1305 में। 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति के पतन के पश्चात मालवा में परमार वंश का उदय हुआ। परमारों का अनेक शाखाएं यानी धारा उज्जैन, मालवा, लाट, फिर बागड़ यानी बांसवाड़ा, चंद्रावती यानी आबू, जालौर में थी। किंतु इनमें सबसे विख्यात मालवा यानी धारा उज्जैन के परमार थे। मैंने कहा परमार अलग अलग जगह थे। एक तो धारा में थे, धारा वाले जो थे वो उज्जैन, मालवा, लाट का प्रदेश क्या करते थे? कवर करते थे। एक बागड़ के थे, बागड़ मतलब बांसवाड़ा। एक आपके चंद्रावती के थे, चंद्रावती मतलब माउंट आबू वाला जो क्षेत्र है। एक जालौर वाले थे। लेकिन मैंने कहा सबसे विख्यात जो मालवा वाले जो यानी जो धारा उज्जैन के परमार थे, ये सबसे विख्यात थे। परमार आरंभ में राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ सामंत थे। कई बार इतने से काम चल जाता कि किसके सामंत थे परमार? आंसर राष्ट्रकूटों के सामंत थे। किसके? परंतु बाद में उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। परमार आबू पर्वत पर संपन्न यज्ञ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। इनका संबंध वशिष्ठ से जोड़ा जाता है। इसी आधार पर उन्हें ब्रह्म छत्र भी माना जाता है। क्या मानते हैं उनको? ब्रह्म छत्र मानते हैं। उदयपुर लेख में इसके संस्थापक उपेंद्र को द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। द्विज वर्ग रत्न कहा गया है। जो स्रोत है इनका इतिहास जानने के, जो स्रोत हैं वो सियक द्वितीय का हारसोल अभिलेख, वाकपति मुंज का उज्जैन अभिलेख, उदयादित्य का उदयपुर प्रशस्ति। उदयपुर प्रशस्ति उदयपुर के नीलकंठेश्वर मंदिर पर उत्कीर्ण है। यह परमारवंशी शासकों की उपलब्धियों को जानने का सर्वप्रमुख स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों में पद्मगुप्त का नवशाशांक चरित्र, उत्तराखंड वाले पूछते हैं, फिर यहां से क्वेश्चन पूछ चुके हैं। नवशाशांक चरित्र किसने लिखा? आंसर पद्मगुप्त ने लिखा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है प्रबंध चिंतामणि, वह है मेरुतुंग की। किसकी? मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन उत्तराखंड वाले पूछ चुके हैं। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन है? मेरुतुंग। किसका इतिहास पता चलता है? परमारों का इतिहास पता चलता है इससे। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज था।
उदयपुर लेख में इसे द्विज वार्ग रत्न कहा गया है। इस वंश की स्वतंत्रता का जनक या जो संस्थापक था वो हर्ष था या शीर्ष द्वितीय था, जिसने 945 से लेकर 973 तक शासन किया। परमार वंशी जो प्रमुख राजाएं हैं उनकी राजनीतिक उपलब्धियां उनको बता रहा हूं मैं। सबसे पहले सियक द्वितीय जो कि 949 से 973 एना डोमिनी के बीच का है। इसने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग को नर्मदा नदी के तट पर स्थित काली घट्टा के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया और उसका पीछा करते हुए उसकी राजधानी मान्यखेत तक गया और उसके नगर को लूटा। मान्यखेत को लूटा। तो ध्यान रखना, राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत थी। कहाँ थी? तो राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग को नर्मदा नदी के तट पर काली घट्टा के युद्ध में बुरी तरह पराजित करने वाला परमार शासक कौन था? आंसर सियक सेकंड था। सियक सेकंड ने राष्ट्रकूट नरेश खोट्टिग की राजधानी मान्यखेत को लूटा। सियक द्वितीय ने हूण मंडल के राजा जज्जप को पराजित किया और हूण राजकुमारों की हत्या करके उनके रनिवासों को वैद्य व्यय ग्रहों में बदल दिया। वैद्य व्यय ग्रहों में बदल दिया। सियक द्वितीय के दो पुत्र मुंज और सिंधुराज थे। मुंज जहां दत्तक पुत्र था वहीं सिंधुराज औरस पुत्र था। कालांतर में मुंज सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। वाकपति मुंज बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? वाकपति मुंज। 973 से लेकर 995 ईस्वी। यह सियक द्वितीय का दत्तक पुत्र था। प्रबंध चिंतामणि यानी मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि में इसे सियक के मुंज घास में पड़ा हुआ पाया था। मतलब ऐसा लिखा हुआ कि सियक ने इसे मुंज घास में पड़ा हुआ पाया था। कालांतर में सियक का पुत्र सिंधुराज उत्पन्न हुआ, तब भी मुंज के प्रति उसके स्नेह में कोई कमी नहीं आई। मुंज ही सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? जबकि ये मिला था रास्ते में कहीं, मुंज नामक घास में पड़ा हुआ था। इसको पाला किसने? किसने भाई? हाँ, सियक द्वितीय ने। ठीक है, मुंज ही सियक द्वितीय का उत्तराधिकारी बना। वह आरंभिक शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। मुंज ने श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ और अमोघ वर्ष आदि उपाधियां धारण की। ये उत्तराखंड का क्वेश्चन है। श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ किसकी उपाधियां थी? आंसर वाकपति मुंज की उपाधियां थी। किसकी? मुंज ने कलचुरी शासक युवराज द्वितीय को पराजित करके उसकी राजधानी त्रिपुरी को लूटा। तो कलचुरियों की राजधानी कहां थी भाई? त्रिपुरी, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। हाँ, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। जब आप मॉडर्न पढ़ेंगे ना तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में ये त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं और महात्मा गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करते हैं। ठीक है ना, तो वहां पर भी त्रिपुरी नाम आएगा। अगला, हूण मंडल जो था वो मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र में पड़ता था। तो हूण मंडल के हूणों को भी पराजित किया इसने। प्रबंध चिंतामणि के अनुसार मुंज ने कल्याणी के चालुक्य शासक तैलप द्वितीय या तैल को 6 बार पराजित किया। कितनी बार? इस पर एक पुरानी पिक्चर बनी हुई है। इस पर, मुंज पर 6 बार पराजित करता है। किसको? तैलप द्वितीय को। अब तैलप द्वितीय की जो बहन थी उसके साथ प्रेम प्रसंग था। किसका? किसका? मुंज का, वाकपति मुंज का। और ये उस लोभ में चला गया सीमा पार करके। कहा? बाद में इसकी बड़ी विभत्स हत्या की गई। किसके द्वारा? तैलप द्वितीय के द्वारा। कारण क्योंकि तैलप द्वितीय को 6 बार पराजित किया तो इसको कैद में रखा गया, इसको बड़ी बुरी तरह मारा गया। किसको? अरे हाँ, मुंज को। मुंज ने अपने मंत्री रुद्रादित्य की सलाह के विपरीत 7वीं बार गोदावरी नदी पार करके तैल पर आक्रमण किया। किस पर? तैलप द्वितीय पर आक्रमण किया, किंतु यह आक्रमण असफल रहा। मुंज पराजित हुआ और तैल द्वारा बंदी बना लिया गया और अंततः मारा गया। मारा भी बहुत बुरी तरह गया भाई। हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया इसको, और पहले उसको क्या बोलते हैं, फिर मरने के बाद भी इसकी बॉडी के साथ बहुत बुरा क्या व्यवहार किया गया। समझ में आया? तो ऐसी शत्रुता होती थी राजाओं की कभी। उसके समय में परमार राज्य के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। राजधानी उज्जैनी की ख्याति चारों दिशा में फैल गई। मुंज ने न केवल एक विजेता शासक था बल्कि विद्या का प्रेमी भी था। उसने राजकवि पद्मगुप्त ने नव शाशांक चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की। अब फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि
नव साशांक चरित्र किसने लिखी? आंसर पद्मगुप्त ने लिखी। और पद्मगुप्त किसके दरबार को सुशोभित करता था? आंसर वाकपति मुंज के, यानी परमार शासक वाकपति मुंज के दरबार को सुशोभित करता था। कौन? नव साशांक चरित्र का लेखक पद्मगुप्त। मुंज के दरबार में पद्मगुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुद्ध और अमित गति जैसे प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। उसने मुंजपुर यानी गुजरात में एक मुंजपुर नामक नगर बसाया, अनेक मंदिरों व मुंज सागर नामक तालाब का भी निर्माण कराया। कौन सा? मुंज सागर नामक। इसके बाद आता है सिंधुराज। कौन आता भाई? सिंधुराज। यह सियक द्वितीय का औरस पुत्र था। अपनी मतलब औरस बोलते हैं अपनी ब्याहता पत्नी से उत्पन्न जो होता है पुत्र, उसको क्या बोलते हैं? औरस पुत्र बोलते हैं। इसका एक नाम नव साशांक भी था। किसका? सिंधुराज का एक नाम नव साशांक भी था। इसकी उपाधियां कुमार नारायण और साशांक थी। नव साशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त। नव साशांक चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त मुंज और सिंधुराज दोनों के राजकवि थे। नव साशांक चरित्र के अनुसार सिंधुराज ने कल्याणी के चालुक्य शासक सत्याश्रय से अपने प्रदेशों को पुनः जीता। सिंधुराज ने हूणों को पूर्ण रूपेण दमन कर दिया, परंतु उसे गुजरात के चालुक्य शासक चामुंड राज्य से पराजित होना पड़ा। किससे? चामुंड राज्य से पराजित होना पड़ा। इतना क्लियर हो गया? उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी कौन? सबसे इंपॉर्टेंट राजा भोज, जो कि 1000 से 1055 ईस्वी में शासन कर रहे हैं। तो भोज जो है परिवार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसकी प्रमुख उपाधियां याद करनी है आपने। नंबर 1 त्रिभुवन नारायण, त्रिभुवन। नंबर 2 सार्वभौम, यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं ना, सार्वभौमिक, वैसे उसकी उपाधि थी सार्वभौम। तीसरी उपाधि थी उसकी मालव चक्रवर्ती, मालव। तो 3 उपाधियां याद करो पहले, त्रिभुवन नारायण, सार्वभौम और मालव चक्रवर्ती। भोज का सर्वप्रथम संघर्ष कल्याणी के चालुक्यों से हुआ। भोज ने चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय के विरुद्ध कलचुरियों और चोलों से मित्रता कर ली। हालांकि प्रारंभ में भोज को सफलता मिली, परंतु कालांतर में जयसिंह ने भोज द्वारा विजित प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। कलचुरी शासक गांगेय देव के साथ भोज की मित्रता बहुत दिनों तक नहीं रही। साम्राज्य विस्तार को लेकर दोनों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। भोज ने गांगेय देव से बिहार में एक जगह पड़ती आरा, बिहार में आरा के क्षेत्र को जीत लिया और वहां पर भोजपुर की स्थापना की। क्या की? भोजपुरी सुने हो आप? भोजपुरी भाषा कहाँ चलती है? बालिके कहाँ चलती भोजपुरी है? तो वो जो भोज नाम पड़ा हुआ ना कहीं राजा भोज से संबंधित है। तो भोज बिहार में आरा के क्षेत्र को जीत लिया और वहां पे भोजपुर की स्थापना की। भोज ने उड़ीसा के शासक इंद्ररथ को भी पराजित किया, परंतु भोज को चंदेल शासक विद्याधर से पराजित होना पड़ा। ग्वालियर के शासक कीर्तिराज, जो कि विद्याधर का सामंत था, के सहस बाहु अभिलेख से ज्ञात होता है कि कीर्तिराज ने भोज को पराजित किया था। क्या? कीर्तिराज ने। भोज की अति युद्ध प्रियता उसके पतन का कारण बनी। चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण करके उसको जला दिया। किसने? चालुक्य शासक सोमेश्वर प्रथम ने भोज की राजधानी धारा पर आक्रमण करके उसको जला दिया। सोमेश्वर के लौटने के बाद भोज राजधानी पर पुनः अधिकार कर सका, परंतु इसके बाद गुजरात के चालुक्यों व कलचुरियों ने भोज के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया। इस संघ का नेतृत्व कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण कर रहा था। यहां से क्वेश्चन बना है कि भोज के विरुद्ध जो क्या कर रहे थे, एक संघ बनाया था राजाओं का, उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? कलचुरी शासक लक्ष्मीकर्ण कर रहा था। भोज इस आक्रमण से चिंतित होकर बीमार पड़ गया और उसका देहांत हो गया। क्या हो गया? एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से घिर गया, सबके सब क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं, है ना। तो उसका देहांत हो गया। भोज की मृत्यु के पश्चात कर्ण ने धारा को लूटा। अब भोज के उत्तराधिकारी बता रहा हूं। भोज का पुत्र जयसिंह प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना। वह चालुक्य नरेश सोमेश्वर प्रथम की दीनता स्वीकार करता था, परंतु जब सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य राजा बना तब पुनः परमारों से उसका संघर्ष शुरू हो गया और जयसिंह मारा गया। जयसिंह का उत्तराधिकारी उदयादित्य बना। इसने उदयपुर यानी भिलसा के पास उदयपुर नामक नगर बसाया और वहां नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बाकी शासक इतने इंपॉर्टेंट नहीं है भोज के बाद के।
लेकिन जो नीलकंठेश्वर मंदिर है, जो कि कहां पर बनवाया, उदयपुर में बसाया उसने, भिलसा के पास। कहां पर? भिलसा के पास उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। परमार शासक नरवर्मा, जिसकी उपाधि निर्वाण नारायण थी, को चहमान और चालुक्य शासकों से पराजित होना पड़ा। यशोवर्मा के समय गुजरात के चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज ने मालवा पर अधिकार कर लिया। लगभग 20 वर्षों तक महाकुमार उपाधिकारी चालुक्य राजकुमार वहां पर शासन करते रहे। अंततः 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अधिकार करके परमारों की शक्ति समाप्त कर दी। इतना समझ में आ गया। लेकिन अभी भोज के बारे में पूरा नहीं बताया मैंने। भोज एक विद्वान था, उसके बारे में पढ़ रहा हूं, क्योंकि किताबें आती हैं उसकी, जो यूपीएससी भी पूछती है, उत्तर प्रदेश पीसीएस भी पूछता है, और उत्तराखंड वाले भी पूछते हैं। ठीक है। इतिहास में भोज अपनी विद्वता और विद्या तथा कला के संरक्षक के रूप में विख्यात है। विजेता के रूप में उतना ज्यादा विख्यात नहीं है जितना कि किस रूप में विख्यात है? विद्वता, विद्या और कला के संरक्षक के रूप में विख्यात है। उदयपुर प्रशस्ति में उसे कविराज कहा गया है। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, कविराज किसकी उपाधि है? राजा भोज की। प्रशस्ति के शब्दों में उसने सब कुछ साधा, संपन्न किया, दिया और जाना, जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं थे। जो उदयपुर प्रशस्ति है उसमें उसको कविराज कहा गया है। लिखा गया उसके लिए कि उसने सब कुछ साधा, संपन्न किया, दिया और जाना, जो अन्य किसी के द्वारा संभव नहीं था। इससे अधिक कविराज भोज की प्रशंसा क्या हो सकती है? भोज ने विविध विषयों पर अनेक ग्रंथों की रचना की। क्या की? अनेक ग्रंथों की रचना की। वो ग्रंथ बता रहा हूं। सबसे पहले युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आईएएस के क्वेश्चन रहे। युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार। ये वास्तुकला यानी शिल्पकला यानी कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित ग्रंथ है। वास्तुकला, शिल्पकला और कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों से संबंधित ग्रंथ। दूसरा उसने लिखा पतंजलि योग सूत्र वृत्ति। पतंजलि योग सूत्र वृत्ति, ये योग शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। किसका? राजा भोज का। अगला ग्रंथ जो है उसका सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, ये अलंकार शास्त्र संबंधी ग्रंथ है। अगला है उसका नाम मालिका और शब्दानुशासन, ये उसके शब्दकोश संबंधी ग्रंथ है। उसके बाद उसने लिखा श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी जो है काव्य नाटक है। श्रृंगार मंजरी कैसा है? काव्य नाटक है। फिर उसने लिखा आयुर्वेद सर्वस्व, आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। आयुर्वेद सर्वस्व क्या है? आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। फिर लिखा उसने तत्व प्रकाश, जो कि शैव ग्रंथ है। तत्व प्रकाश शैव ग्रंथ है। फिर लिखा उसने कूर्म शतक। फिर लिखा उसने चंपू रामायण। फिर लिखा उसने भोज चंपू। फिर लिखा उसने राज मृगांक। क्या लिखा? राज मृगांक। फिर लिखा उसने प्राकृतिक व्याकरण। प्राकृत व्याकरण। इसमें जो मैंने क्वेश्चन देखे हैं यूपीएससी में वो बता देता हूं मैं। युक्ति कल्पतरु देखा मैंने, सम्रांगण सूत्रधार देखा, पतंजलि योग सूत्र वृत्ति देखी, सरस्वती कंठाभरण देखी, और श्रृंगार मंजरी देखी, आयुर्वेद सर्वस्व देखा, तत्व प्रकाश। मतलब ऊपर के जो ग्रंथ हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और विषय वस्तु भी पूछी, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार की विषय वस्तु भी पूछी गई है। ठीक है, तो इसको विषय वस्तुओं के साथ याद करना कि भोज का शैव ग्रंथ कौन सा है। आंसर तत्व प्रकाश। शैव ग्रंथ कौन सा है? आयुर्वेद तो आसान है याद करना, आयुर्वेद सर्वस्व। लेकिन पूछे काव्य नाटक कौन सा है, तो श्रृंगार मंजरी। काव्य नाटक कौन सा है? ठीक है भाई। योग शास्त्र से संबंधित भी आसान है, पतंजलि योग सूत्र वृत्ति। पतंजलि का ही है योग, तो पतंजलि योग सूत्र वृत्ति। आईने अकबरी के अनुसार उसके दरबार में 500 विद्वान रहते थे। किसके? राजा भोज के दरबार में। उसके दरबारी विद्वानों में भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र और धनपाल जैसे विद्वान थे। भोज विद्वानों को पुरस्कार और उपाधियां भी प्रदान करता था। उसके विषय में कहावत प्रचलित थी कि वह प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक पर 1 लाख मुद्राएं प्रदान करता था। कितनी भाई? कितना पैसा रहा होगा। भोज एक महान निर्माता भी था। उसने बिहार में भोजपुर नामक नगर बसाया। अपनी राजधानी धार को विविध प्रकार के से अलंकृत किया। धारा नगरी के चौराहों पर 84 मंदिर बनवाए, जिनमें सबसे प्रमुख शारदा सदन सरस्वती मंदिर था। मंदिर में सरस्वती की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करवाई, जो भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है। इसकी दीवारों पर भोजकृत पूर्व शतक की पंक्तियां खुदवाई गई।
और इसी के बगल में फिर मस्जिद, बाद में मुस्लिमों ने क्या किया, मस्जिद बनाई इसके जिस चिपक के बिल्कुल बोलते हैं। ये बड़ा विवाद हो रहा था वहां पर एक बार, है ना। पूर्व शतक की पंक्तियां खुदवाई है। अर्जुन वर्मा ने परिजात मंजरी नाटक की पंक्तियां खुदवाई। उसने सरस्वती मंदिर में ही एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय भी स्थापित करवाया था। मंदिर के समीप ही विजय स्तंभ भी स्थापित करवाया गया। भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी बनवाया था। भोपाल के दक्षिण पूर्व में 250 वर्ग मील का एक झील निर्मित करवाई, 250 वर्ग मील की एक झील निर्मित कराई, जिसको भोज सर कहा गया। सर जहां पर भी आएगा ना, सरोवर बोलते हैं ना हम, जैसे सर मतलब तालाब, भोज सर किसने बसवाया, किसने बनाया, भोपाल से, भोपाल के दक्षिण पूर्व में है ये भोज सर, ठीक है। भोपाल कहाँ, मध्य प्रदेश, किसके बीच में, पार्वती और बेतवा के बीच में, बेतवा के बीच में, ठीक है। डॉक्टर डीसी गांगुली ने लिखा है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भोज की ये सारी उपलब्धियों से मध्ययुगीन भारत के महानतम शासकों में स्थान प्रदान करती है। अब क्या हुआ, एक यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा या उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती ये किसकी मृत्यु पर कहे गए। अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती किसकी मृत्यु पर कहे गए ये शब्द, आंसर राजा भोज की मृत्यु पर कहे गए, क्योंकि सरस्वती निराश्रित हो गई है। इसके मरने पर सरस्वती क्या हो गई यार। जब आईने अखबारी बोल रहा है कि 500 विद्वान रहते थे, तो जब राजा ही मर गया तो अब उनकी वृत्ति कौन चलाएगा, पैसा कौन देगा उनको, तनख्वाह कौन देगा, वेतन, है ना। तो अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती इसके मृत्यु पर कहे गए, राजा भोज की मृत्यु पर कहे गए। इतना समझ में आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल।